नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर बताते हैं, देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का जो ये हमारा वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है इंडियन हिस्ट्री का। तो उसमें दोस्तों हमने जो पिछला हमारा वीडियो था, उसमें दोस्तों हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 तक देखा था। तो आज दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41 से। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो ये पहला प्रश्न है यहाँ पर, यह है दोस्तों कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ऑप्शन ए है मानसेहरा, ऑप्शन बी है शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी है बोगजकोई, ऑप्शन डी है जूनागढ़। और ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोगजकोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख कौन सा है जिसमें जो है वैदिक देवताओं का यहाँ पर वर्णन हुआ है, उससे प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए है एक बटाना से, ऑप्शन बी है बोगजकोई से, ऑप्शन सी है बेबीलोन से, ऑप्शन डी है बिसोटुन से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बोगजकोई से। तो दोस्तों, भारत के आर्यों में आने की सूचना हो या फिर वैदिक देवताओं का वर्णन हो, ये आपका बोगजकोई से जो है ये जो अभिलेख है उससे पता लगता है। और ये यहाँ पर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, आप ये यूपीपीसीएस मेंस 2016 में जो है फिर से पूछ लिया गया। तो पहले जो है ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था कि भारत में आर्यों के आने का सूचना कहाँ से प्राप्त होता है, और दूसरा ये इसको जो है इस प्रकार से पूछ लिया गया है कि वैदिक देवताओं का वर्णन जो है किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, और वो भी 14वीं शताब्दी का। तो याद रखेंगे दोस्तों आप, ये बोगजकोई अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो आर्यों के आदि देश के बारे में जो है किसके द्वारा लिखा गया था, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है विवेकानंद, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए दोस्तों, ये आपका थोड़ा मॉडर्न इंडिया से जो है रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है, और आप इसको ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बाल गंगाधर तिलक। और ये आपका यूपीपीसीएस प्री 1996 में पूछा गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि तिलक का मानना यह था कि जो आर्य लोग थे वो उत्तरी ध्रुव से यहाँ पर आए थे, और तिलक का यह मत जो है इतिहासकारों में मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है। तो आपसे पूछा गया है कि किस ग्रंथ में जो है पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए है कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन बी है शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी है पंचविश ब्राह्मण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शतपथ ब्राह्मण में जो है पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। और ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2008 का जो है क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है, और पुरुष मेघ का उल्लेख जो है ब्राह्मण में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे जो शतपथ ब्राह्मण में जिसका उल्लेख किया गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी है ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी है ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी है ऋषि गौतम रहुगण। तो ये आपका यूपी लोअर पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋषि गौतम रहुगण जो है यहाँ पर उनका ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है यहाँ पर उल्लेख हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगण थे। तो ये दोस्तों आपका यूपी लोअर पीसीएस में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। तो
तो आपसे पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में जो है निम्नलिखित में से किन को जो है आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। तो ऑप्शन ए है आपका अंग मगध, ऑप्शन बी है कौशल विदेह, ऑप्शन सी है कुरु पांचाल, ऑप्शन डी है मत्स्य सूरसेन। तो ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2007 का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंग मगध को जो है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित यहाँ पर जो है क्या समझा जाता था, आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। इसका दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अंग तथा मगध को आर्य संस्कृति का धुर माना जाता है। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कार पूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं। तथा यहाँ के लोगों के ज्वर ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की गई है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अंग तथा मगध को जो है आर्य संस्कृति का धुर माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है या हुआ था। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें प्रयुक्त हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन ए है आपका अथर्ववेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋग्वेद में। तो यहाँ पर जो गोत्र शब्द है, तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि गोत्र शब्द सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, और गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। और ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख था कौन सा धर्म था। ऑप्शन ए है भक्ति, ऑप्शन बी है मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी है प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकृति पूजा और यज्ञ जो है क्या था, जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख धर्म था। और ये आपका IAS प्री 2012 का जो है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इस पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। तो देख सकते हैं आपकी यहाँ पर बताया गया है कि जो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था वो मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था, और जो भक्ति का उदय हुआ था वो मौर्यों के काल में हुआ था, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। तो पूछा गया है कि जो ऋग्वेद काल था उसमें जनता निम्न में से किस में विश्वास ज़्यादा करती थी। ऑप्शन ए है मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी है एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी है देवी पूजा, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है बलि एवं कर्मकांड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बलि एवं कर्मकांड में जो है यहाँ पर ऋग्वेद काल की जनता जो है मुख्यतः विश्वास करती थी, क्योंकि उस समय जो दोस्तों ना तो मूर्ति पूजा मानी जाती थी, ना देवी पूजा मानी जाती है, और ना ही एकेश्वरवाद का वहाँ पर उस समय उल्लेख किया गया है या फिर उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि ऋग्वेदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी, यह हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों होता था। देव पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी होती थी। तो देव पूजा होती थी दोस्तों, देवी पूजा नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन ए है आपका गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है परशुणी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परशुणी। तो परशुणी नदी पर जो है यहाँ पर 10 राज्यों का या 10 राजाओं का युद्ध इसी नदी के तट पर हुआ था दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परशुणी नदी और आधुनिक नाम जो इसका रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। तो आपको बताया गया है कि 10 राज्य युद्ध था वो उस समय की परशुणी नदी या आधुनिक जो है रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। और ये आपका ये आपका BPSC का प्री का क्वेश्चन है दोस्तों 1997 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो आपने जो है ऊपर देखा, तो ऑप्शन ए है परशुणी, ऑप्शन बी है
सरस्वती, ऑप्शन सी है बिपाशा, ऑप्शन डी है अस्किनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परुष्णी नदी, यानी वर्तमान की रावी नदी के तट पर जो है 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। और ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा या देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नाम से जो है किस नदी को संबोधित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है सरस्वती नदी, ऑप्शन सी है वितस्ता और ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सरस्वती नदी को जो है यहाँ पर ऋग्वेद काल में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नदी माना गया है। अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो उस जनजाति का नाम बताना है जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है यदु, ऑप्शन बी है पुरु, ऑप्शन सी है तुर्वस, ऑप्शन डी है किकट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, किकट जो है यहाँ पर ये ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित यहाँ पर जनजाति नहीं है। और ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुहयु, परु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। किकट इनसे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो यानी कि वो अपनी जीविका किस प्रकार से जो है यहाँ पर चलाते थे प्राचीन काल में आर्य, वो पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है आपका कृषि, ऑप्शन बी है शिकार, ऑप्शन सी है शिल्प कर्म और ऑप्शन डी है व्यापार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिकार। तो शिकार जो था यहाँ पर वो प्राचीन काल में आर्यों का क्या था, जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो ये आपका यूपीपीसीएस जो है यहाँ पे 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रारंभ में आर्य खानाबदोश एवं शिकारी थे, प्रायः अस्थायी जीवन जीते थे और इनके जीवन में कृषि का महत्व नगण्य था। उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के स्थायी आवास का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद काल में उल्लिखित जो यव शब्द है वो किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका जौ, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है गेहूँ। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यव जो है वहाँ पर ये जौ को बोला जाता था। और ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप दिया गया है यहाँ पे कि यव शब्द जो है यहाँ पर जौ से तादात्म्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए है निरंकुश, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है गणतंत्र, ऑप्शन डी है वंश परंपरागत राजतंत्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र था, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी मिलते हैं। तो वहाँ पर जो है वंशागत जो है यहाँ पर वंश परंपरागत राजतंत्र की वहाँ पर जो है उसके साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जनता द्वारा भी चुनाव के उदाहरण वहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि वैदिक युगीन सभा क्या है। तो वैदिक युगीन सभा के बारे में आपसे पूछा गया है कि क्या है। तो ऑप्शन ए है गाँव के व्यावसायिक लोगों की एक संस्था थी, ऑप्शन बी राज दरबार होता था, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद थी, ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा जो है उसका मतलब होता था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि मंत्रिपरिषद थी। ठीक है, तो वैदिक युगीन सभा जो थी वो क्या थी, वो एक सभा होती थी। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। इसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। तो यहाँ पर जो है राजा को निरंकुश बनने से जो है यहाँ पर ये सभा और समिति क्या करती थी, नियंत्रण लगाती थी।
और ये जो है इसमें क्या होते थे, जो कुलीन वर्ग यानी उच्च वर्ग के वृद्ध मनुष्य जो होते थे वही जो है इसमें भाग लेते थे, यानी वही उसके सदस्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो सभा और समिति थी उसको प्रजापति की दो पुत्रियाँ किस वेद में कहा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अथर्ववेद। तो ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अथर्ववेद सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है, ये अथर्ववेद में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है उसे क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए है आपका सभा, ऑप्शन बी है समिति, और ऑप्शन सी है विधाता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया था सभा। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है दोस्तों कि जो सभा थी समिति एवं विदथ ऋग्वेदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्य से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। और ये आपका झारखंड पीसीएस 2016 का जो दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद का उल्लेख जो है निम्न में से सब में किसमें जो है यहाँ पर पहले मिलता है। ऑप्शन ए है आपका आरण्यक में, ऑप्शन बी है सामवेद में, ऑप्शन सी है यजुर्वेद में, ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अथर्ववेद में जो है यहाँ पर आयुर्वेद का सबसे पहले जो है यहाँ पर वर्णन मिलता है दोस्तों। और ये आपका यूपीपीसीएस प्री 1994 का क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों तथा यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के भी विवरण का आदि का भी विवरण सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे ऋग्वेदिक धर्म था। तो ऋग्वेदिक धर्म किस प्रकार का था। ऑप्शन ए है बहुदेववादी, ऑप्शन बी है एकेश्वरवादी, ऑप्शन सी है अद्वैतवादी, ऑप्शन डी है निवृत्त मार्गी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी बहुदेववादी। तो यहाँ पर बहुदेव जो है यानी बहुत सारे देवताओं को जो है यहाँ पर ऋग्वेद काल में जो है मान्यता प्राप्त थी और उनको माना जाता था। ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद यानी पॉलीथेस्टिक दर्शन होते हैं और आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। ऑप्शन पहला जो है यहाँ पे ये है कि स्थान यानी आकाश के देवता। ऑप्शन जो यहाँ पर सेकंड दिया गया है यहाँ पे वो था अंतरिक्ष के देवता, और नंबर 3 है यहाँ पे पृथ्वी के देवता। तो 3 वर्गों में देवताओं को बांटा गया था, जो आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी। तो ये थे दोस्तों आपके आज के प्रश्न। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।